जितना मर्जी दिल करता है। मैडम आपने मेरा इंटरव्यू ही नहीं पढ़ा आज का। आपने कहाँ बताया? चले मैं आपको सेंड करती हूँ, मिस सनीस। कहाँ पे था इंटरव्यू? समा में था, ये देखिए, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। तू क्या बगल बिल्ला बन के बैठी हुई? ऐसे करती है ऐसे बिल्ला। नहीं, 10 11 में हो गया। कोरोना वायरस और विटामिन डी। मैं मुझे सेंड कर देती ना। कर दिया। अच्छा तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब लोग? आप सिर्फ 6, जेनिफर, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? निम्रा, अरूज, 15 लोग हैं प्रेजेंट। सबको कहीं ऑनलाइन आ जाए। आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो हेल्थ असेसमेंट का है, जिसमें हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करनी है। सबको बोले कि वो ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग स्टार्ट करें। मैंने पहले, आप लोग जब सब इनिशियली आओगे तब भी अटेंडेंस लेनी है और लास्ट में भी आप सबकी अटेंडेंस मैंने लेनी है। लिहाजा कोई बच्चा ये नहीं कि अटेंडेंस लगा के चला जाए, क्योंकि दोबारा से इसको वेरीफाई किया जाएगा। सारे लोग 2 मिनट हैं, आप ऑनलाइन आ जाए फौरन से। सब लोग ऑनलाइन आ जाए। अभी भी जस्ट बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने अगर अटेंडेंस लेना शुरू कर दी तो फिर मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी, और जो लोग बाद में आ भी जाए मैंने उनकी भी एब्सेंट ही लगानी है। फिर ये लोग आप सोच लें। सब लोग आगे हैं। अभी भी सिर्फ और सिर्फ कह लें कि 15 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। अब मैं सबकी एब्सेंट मार्क करूंगी। 2 मिनट आप लोगों के हो चुके हैं। ओके, आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द जर्नल सर्वे। ठीक है, पीई स्टैंड्स फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे उसमें नंबर 1 है आइडेंटिफाई द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन। नंबर 2, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट नीडेड टू परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन। Number 3, describe the appropriate use of technique of inspection, palpation, percussion, and auscultation. And at 4, discuss the procedure and sequence for performing a journal assessment of client. So number 1, आपके पास first of all you should know what are the principles for physical examination. ठीक है, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि physical examination के कुछ principles होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। यानी कुछ फंडामेंटल्स, जैसे किसी बिल्डिंग की कोई बेस होती है, उसकी कोई फंडामेंटल्स होती है और उसके ऊपर वो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। सेम लाइक आप जब भी कोई प्रोसीजर जो है वो हम यहाँ पे मैंने इनलिस्ट किया हुआ है, जिसको बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रिपेयरिंग फॉर अ फिजिकल असेसमेंट।
सबसे पहले आपने पेशेंट को जाके, जब आपने जाना है वार्ड में, जिस भी वार्ड में आप असाइन हुए हैं, किया गया आपको आपकी सुपरवाइजर की तरफ से, आपने जाके सबसे पहले क्या करना है, सॉफ्ट स्किल्स यूज करनी है। अस्सलाम वालेकुम या वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, कैसे हैं आप, ठीक है, आपने सॉफ्ट स्किल्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आपको जो भी पेशेंट सुपरवाइजर की तरफ से अलॉट होता है उसको, और जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं आपके नर्सिंग स्टेशन के ऊपर, नर्सिंग काउंटर के ऊपर, उनको भी आपने सॉफ्ट स्किल से स्टार्ट करना है अपना काम। जब आप पेशेंट के पास पहुंचे हो, जो कि आपको एलोकेट किया गया है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। हमेशा आपने एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें राइट साइड पे खड़े होना है, उसकी राइट साइड पे खड़े होना है, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग ए डोमिनेंट साइड फॉर द असेसमेंट विल डिक्रीज योर मूवमेंट अराउंड द पेशेंट। साइड पे करनी पड़ेगी, आप इजीली जो है वो बॉडी के ऊपर उसकी परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपने असेसमेंट करनी है, असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट सबसे पहले असेसमेंट तो यहीं से स्टार्ट होती है कि आप मरीज के पास, ठीक है, लुक एट अ ग्लांस, ठीक है। जब आप उसकी एक नजर ही देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपकी फर्स्ट असेसमेंट है, यानी कि आपने इंस्पेक्शन कर ली, इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है। सो नंबर 2, परफॉर्म द असेसमेंट इन हेड टू टो अप्रोच। आप एग्जामिन सीक्वेंस रखना है जहां पे वर्ड यूज होता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम हेड एंड एंड्स एट टो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ऑलवेज कंपेयर राइट नॉर्मल को एब नॉर्मल से, यानी कि आपने राइट और लेफ्ट का कंपैरिजन रखना है। तो आपने हमेशा ट्री में, अगर आपने लेफ्ट साइड की आई चेक किया है तो मीनवाइल आपने राइट साइड की आई चेक करनी है। अगर आपने लेफ्ट साइड का किडनी है तो आपने इसी किया है या पैल्पेट किया है या लॉक कर लिया, इस तरह से नहीं करना। सभी तरह से पैरेलली राइट साइड किया है तो लेफ्ट साइड का लिवर रिवाइज करना है ऑर्गन टू ऑर्गन। यू शुड नो कि हमारा जो ड्रेस कोड होता है, नेक्स्ट आ जाता है ऑलवेज ड्रेस इन ए क्लीन प्रोफेशनल मैनर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो किससे होता है, हमारी ड्रेसिंग से होता है, ग्रूम करती है, ठीक है, क्या पहना हुआ है हमने, ठीक है, उस हमारी ड्रेसिंग के बाद फिर जो एज ए प्रोफेशनल आप नर्सिस हैं, आपका जो ड्रेसिंग है, आपका जो ड्रेस है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, टाइडी होना चाहिए, वो टाइडी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि सोए उठे हैं, सुबह हॉस्टल से उठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जूते पॉलिश नहीं है, गंदे कपड़े हैं, ठीक है, कहीं से भी आपने उठाई है वो अपनी कमीज और अपनी ट्राउजर और आप चल पड़े हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ड्रेस इन ए क्लीन प्रोफेशनल क्लीन प्रोफेशनल मैनर। आपका नेम है, आपकी जो पिन है, नेम पिन से मुराद ये कि जहाँ पे आपका टैग टाइप किया हुआ है नेम का, आपकी वर्क प्लेस है, आइडेंटिफिकेशन है, वो विजिबल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आगे कहता है रिमूव ऑल ब्रेसलेट्स, नेकलेस और अर्निंग, ठीक है, डेट कैन इंटरफेयर विद द फिजिकल असेसमेंट। अब ये है कि आपने कोई ब्रेसलेट पहनना है, कोई चूड़ियां पहनी हुई है, ठीक है, कोई आपने इयररिंग पहने हुए, कुछ भी इस किस्म की चीजें पहनी हुई है, आपने कोई घड़ी का कैमरा लग रहा है, कोई घड़ी की सुई चुभ रही है, करना है कुछ नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग फिजिक ये नहीं कि पेशेंट को आप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको इजीली पेशेंट को असेस कर सकें। आगे है बी श्योर दैट योर फिंगर नेल्स आर शॉर्ट एंड योर हैंड्स आर वार्म फॉर फिजिकल फॉर मैक्सिमम पेशेंट कंफर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपके नाखूनों के नेल्स जो है वो कटे होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नाखूनों के नेल्स जो है वो आपके बड़े हैं, हाथों के नेल्स बड़े हैं, हाथ गीले हैं या ठंडे हैं और जाके आप पेशेंट को लगाना शुरू कर दें, नहीं। एक तो ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपको
डांटा जाता है कि आप नेल अपने ट्रिम करके आए, नेल काट के आए। उसको नेल ट्रिम करने या नेल काटने की क्या वजह होती है, नेल ट्रिम करवाने या नेल काटने की ये वजह होती है, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप ट्रिम करके आए ताकि पेशेंट को ना लग सके, ठीक है। उसके बाद अगर सर्दी है तो जाके ठंडे हाथों से नहीं आपने करना, बल्कि आपने पहले पाम टू पाम रबिंग करनी है, हैंड्स को थोड़ा सा वार्म करना है, और वार्म करने के बाद जो है वो आपने उसको गर्म कर लेना है। अच्छा, क्या कहते हैं जेनिफर, आप जरा मेरी बात सुनेंगी, आप जरा ऑनलाइन आए। आप मेरा ना, आपने एक अपना ग्रुप बनाना है जेनेरिक बीएसएन सेकेंड ईयर न्यू के नाम से, ठीक है जेनिफर और तलहा प्लीज। और आपने इस तरह करना है कि आपने मुझे ग्रुप में सबको ऐड करके, तो मेरा नंबर वेव करनी होगी तो मैं उसमें कलेक्टिवली आप सबको वेव करूंगी। जेनिफर आप सुन रही हैं मेरी बात? ओके। क्या कहते हैं, आपके पास मेरा नंबर है मेरे ख्याल से जेनिफर, या बड़ी बहन के पास, आपकी के पास होगा, आप उससे ले लो और मुझे प्लीज ऐड कर लो ताकि जो है वो सारे उसको कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि बी श्योर your hair will not fall forward and obstruct your vision or touch the patient, ठीक है। ओके जेनिफर, इसको अभी कर लो ऐड प्लीज, उससे लेके ना सिस्टर से अपनी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि आप ये नहीं होना चाहिए कि आपके बाल आगे आ रहे हैं, ठीक है, या पेशेंट की बॉडी के साथ टच कर रहे हैं, नहीं बेटा, आपकी प्रॉपर पिनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से आपने खुद को कवर किया होना चाहिए, ठीक है। दुपट्टा भी अगर सेट करना है, अगर दुपट्टा थोड़ा सा आपने कह लें कि मॉडर्न वे से लेना है तो उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। बाल नहीं आपके निकले होने चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ये एक नेगेटिव साइन जाता है। हमारे यहाँ जिस तरह से कल्चरल सेंसिटिविटी पाई जाती है कि फीमेल का कोई बाल या उसका कोई बाजू या हाथ गलती से भी जाते जाते लग जाए तो मेल उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटरप्रेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कल्चरल डिफरेंसेस या कल्चरल सेंसिटिविटी जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने चलना है तो आपने बड़ी केयरफुल रह के, ठीक है। मतलब वहां पे आप लोग नर्सेज, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं तो नहीं मेल से डाटा ले सकती या मैं तो नहीं मेल का एग्जामिन कर सकती, ठीक है। सो जिस हद तक उसके प्राइवेट पार्ट्स की ताल्लुक है वहां तक तो हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक बेटा आपने उसको करना है, मतलब के मेजर पार्ट्स की जो आपने एग्जामिनेशन करना है, तो वो भी आपने सोच समझ के अपने आप को फासले पे रख के एक सोशल जोन, एक सोशल डिस्टेंस में रह के आपने काम करना है। और सेम लाइक मेल जो है आपकी मेल नर्सेज जो है या मेल आपके स्टूडेंट्स हैं, सो अरेंज फॉर अ वेल लिट वार्म एंड प्राइवेट रूम, ठीक है। रोशनी अच्छी होनी चाहिए जहां आपका पेशेंट बैठा हो, वार्म होना चाहिए और वो प्राइवेट रूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट। आपने फिर क्या करना है, पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि मेरा नाम जेनिफर है, मेरा नाम खानसा है, ठीक है। माई नेम इज खानसा, माई नेम इज जेनत, आई एम हेयर फॉर योर सर्विसेज एंड आई विल परफॉर्म a physical examination on yourself. So you should keep calm. It's not an invasive procedure, ठीक है। मतलब ये कोई चुभने वाला प्रोसीजर नहीं है, उसको उर्दू में बताना है, जो भी वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। Clarify with the patient how he she wishes to be addressed, Miss Johns, ठीक है। और जिस तरह से वो बोलना पसंद कर रहा है आप उस तरह बोल लें, ठीक है। मिस जॉन बोलना पसंद कर रहा है, जॉन बोलना पसंद कर रहा है, मिसेस जॉन, जो भी है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट यू प्लान टू डू एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लान करना है कि आपने क्या करना है और कितना टाइम लगाना है, ठीक है। मतलब इतना टाइम नहीं लगाना कि पेशेंट जो है वो फेड अप हो जाए या पेशेंट जो है वो तंग होना शुरू हो जाए, आपने बिल्कुल भी हरगिज ऐसा नहीं करना। इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट इज रेडी फॉर यूज एंड विद इन द रीच, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको थर्मामीटर चाहिए होता है, आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होता है, आपको टंग डिप्रेशन चाहिए होता है, ऐसी चीजें जितनी भी आपको चाहिए होती हैं वो आपको चाहिए कि आप अपनी उस रेंज के अंदर रखें, और रेंज के अंदर रखते हुए जो है पेशेंट्स टू अनड्रेस प्राइवेटली, ठीक है। और अगर आपने अनवर करना भी है, ठीक है, तो आपने उसको प्राइवेटली करना है, ठीक है। प्राइवेटली ये नहीं कि सबके सामने आपने करना शुरू कर देना है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रैपिंग, यानी कि पेशेंट का वो हिस्सा जो जिसपे आपने कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, उसको जब आप उस उतनी साइड से जब आप PING, ठीक है, तो आपने जो ड्रैपिंग करनी है बेटा उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए करनी है, ऐसे नहीं करना कि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। इन्फॉर्म द पेशेंट व्हेन विल यू रिटर्न टू स्टार्ट द असेसमेंट, ठीक है। और ड्रैपिंग करने के बाद आपने उसको बताना है कि हम आपकी असेसमेंट स्टार्ट करने लगे हैं, हम आपका
हम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगे हैं, ये कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। आपने उसको कूल कंफर्ट करके फिर स्टार्ट करना है। हैव द पेशेंट वॉइड पीरियड टू द असेसमेंट, वॉइडिंग कहते हैं फ्री फ्रॉम यूरिन, फ्री एम्प्टी ब्लैडर के साथ। आपने पेशेंट को कहना है कि आप अपना ब्लैडर खाली कर रहे हैं, ठीक है, आप मतलब फ्री फ्रॉम वॉइडिंग से फ्री हो जाए ताकि जो है वो आपका असेसमेंट कर सकें। वॉश योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट टू शो योर कंसर्न फॉर क्लीनलीनेस, ठीक है। आपने अपने हाथों को वॉश करना है पेशेंट के सामने, अपना मतलब के कंसर्न बताना है कि मतलब हम आपकी क्लीनलीनेस का इतना ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो वॉश योर हैंड इन फ्रंट ऑफ patient to show your concern. Observe standard precautions and transmission based precaution as indicated, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज करने हैं एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस यूज करने हैं, यानी कि वो सारे, अगर पेशेंट आईसीयू में है, उसको गिरने का खतरा है, तो आपने बेड रेल्स को खड़ा करना है बेड की साइडों से, ठीक है, बेड्स की साइडों से बेड रेल को खड़ा करना है ताकि वो नीचे गिर ना सके। उसके बाद आ जाए इनलिस्ट द पेशेंट्स कोऑपरेशन बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट यू आर अबाउट टू डू, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट की कोऑपरेशन को मेक श्योर करना है, उसको बताना है कि व्हाट यू आर अबाउट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, वेयर इट विल बी डन, ये क्या होना चाहिए, हाउ इट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने से मुराद ये है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर सर्दी है तो शदीद किस्म का ठंडा थर्मामीटर नहीं आपने उसकी बगल में रख देना, या शदीद ठंडा जो डायाफ्राम है आपका स्टेथोस्कोप का, वो नहीं आपने उसको लगा देना, ठीक है। आपने इवन अपने हाथ भी, मैंने आपको कहा है कि पाम टू पाम रबिंग करके गर्म हाथ लगाने हैं मरीज को। एग्जामिन द अनअफेक्टेड बॉडी पार्ट और साइड फर्स्ट इफ अ पेशेंट कंप्लेंट इज यूनिलेटरल, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो आप जो अनअफेक्टेड पार्ट है, जहां पे अनइफेक्टेड पार्ट से मुराद है कि जो इफेक्ट नहीं हुआ हुआ, आपने क्या करना है, आपने पहले उसको एग्जामिन कर लेना। वो कहता है एग्जामिन द अनइफेक्टेड बॉडी पार्ट या साइड जो भी है। पहले इफ पेशेंट कंप्लेंट इज यूनिलेटरल, अगर जो पेशेंट की कंप्लेन है वो क्या है, यूनिलेटरल है। एक्सप्लेन टू द पेशेंट व्हाई यू मे बी स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम परफॉर्मिंग ऑन ए पर्टिकुलर स्किल। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि व्हाई यू मे बी स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम परफॉर्मिंग ऑन पर्टिकुलर स्किल, कि आप इतना ज्यादा टाइम अगर इस स्किल के ऊपर लगा रहे हैं तो आप क्यों लें टाइम, ठीक है। और फिर आपको जो भी कंसंट्रेशन चाहिए, जितना भी टाइम चाहिए, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आगे आ जाता है कंडक्ट द असेसमेंट इन ए सिस्टमैटिक फैशन एवरी टाइम, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब बेटा एक साइड पे, लेटरल कहते हैं तरफ को, और यूनि मतलब एक साइड पे। उसके बाद कहता है कंडक्ट द असेसमेंट इन अ सिस्टमैटिक फैशन, ठीक है। उसके बाद आपने अगर असेसमेंट स्टार्ट करनी है तो आपने सिस्टमैटिक फैशन के अंदर स्टार्ट करनी है एवरी टाइम। दिस डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ फॉरगेटिंग टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर असेसमेंट, ठीक है, जिससे आपकी असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करना आपको आसान हो जाएगा, सही है। उसके बाद थैंक द पेशेंट व्हेन द फिजिकल असेसमेंट इज कंक्लूडेड, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पेशेंट को थैंक्स बोलना है जब आप फिजिकल असेसमेंट उसकी कंप्लीट कर चुकी हूँ, और आपने उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। आगे आ जाता है डॉक्यूमेंट असेसमेंट फाइंडिंग्स इन दी अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड, और उसके बाद फिर पेशेंट का जो भी रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो भी कॉलम्स बने हुए हैं, वहां पे आपने उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, वहां पे आपने उसका आपका जो है वो डॉक्यूमेंट करना जो है वो जरूरी है, ताकि आपने जो भी काम किया है मरीज के सामने भी आ जाए कि ये काम हुआ हुआ है मेरे ऊपर, ये प्रोसीजर हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इक्विपमेंट। उसके बाद कहता है द इक्विपमेंट नीडेड टू परफॉर्म ए कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अडल्ट पेशेंट इंक्लूड पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर आ जाता है, मार्किंग पेन आ जाता है, टेप मेयर्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेन और फ्लैश लाइट आ जाती है, ठीक है।
उसके बाद पेन और फ्लैश लाइट के पास आपके पास क्लीन ग्लव्स आ जाते हैं, पेन लाइट आ जाती है, थर्मामीटर आ जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर जो है वो हम कहते हैं बीपी ऑपरेटर्स को, ठीक है। नेजल स्पेक्यूलम आ जाता है, ट्रांस इल्यूमिनेटर आ जाता है, ऑप्थेल्मोस्कोप आ जाता है, विजुअल एक्यूटी आ जाती है एंड ऑटोस्कोप आ जाता है। विजुअल ऑक्यूलूडर आ जाता है आपके पास, ट्यूनिंग, ये सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं। जब आपका हेल्थ असेसमेंट की मैं आपको लैब्स करवाऊंगी ना, तो ये मैं लैब्स में आपको सारी चीजें जो है वो परफॉर्म करना सिखाऊंगी, ठीक है। इससे आपने विजुअल एक्यूलूडर आ जाता है, ट्यूनिंग फोर्स आ जाता है, रिफ्लेक्स हैमर आ जाता है, स्टीराइल लीडर आ जाती हैं, ऑर्डर फॉर क्रेनियल नर्व असेसमेंट, कॉटन टिप एप्लीकेटर, सर्वाइकल स्पैचुला, उसके बाद वेरियस साइजेस ऑफ विजाइनल स्पेक्यूलम एंड पास विजुअल चार्ट है। ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये भी ट्यूनिंग फोर्क है, ये स्फेग्नोमैनोमीटर है यानी आपका बीपी ऑपरेटर्स। ये आपके पास जो है वो स्टेथोस्कोप है, ये आपका ऑटोस्कोप है, ये ऑफ्थेल्मोस्कोप है, ये आपके पास डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, ठीक है। ये भी ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क डिफरेंट तरह के होते हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डिस्पोजेबल वो है, जार है यूरिन सैंपल्स या फिर स्टूल सैंपल के लिए, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं, ये आप इनको गौर से देख लें। क्लास मैं आपकी अटेंडेंस शीट लेके आ रही हूँ 2-3 मिनट के अंदर, आप लोग इधर ही रहें और इन इक्विपमेंट्स को जरा रिव्यू करें आप सारे। आपने जाना नहीं 2-3 मिनट के अंदर अंदर।
एसी चल रहा है, दरवाजा बंद कर देते हैं। जी क्लास आप लोगों ने देखा है, इसको रिव्यू किया आपने इक्विपमेंट के बारे में? ओके। एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन कहता है कि फिजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट सर्वे मैनी पर्पसेस। इसमें आपके पास आ जाता है स्क्रीनिंग, ओवरऑल हेल्थ के बारे में आपने पहले बात करनी है, उसके बाद आपने फाइंडिंग देखनी है, कि फाइंडिंग से मुराद ये कि उसकी सारी की सारी फाइंडिंग से आप मतलब उसके अंदर क्या बाद दी पेशेंट टू सीक हेल्थ केयर। उसके बाद क्या आ जाती है, वैलिडेशन आ जाती है आपके पास कंप्लेंट की, जिससे आपको पता चलता है कि हेल्थ केयर पेशेंट जो है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर पेशेंट को, उसके बाद करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स की मॉनिटरिंग आ जाती है। उसके बाद फॉर्मुलेशन आ जाती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आप क्या करते हो, डायग्नोसिस बनाते हो, ट्रीटमेंट बताते हो। उसके बाद कहता है फिजिकल असेसमेंट में फाइंडिंग्स और ऑब्जेक्टिव डेटा और ऑब्टेन्ड थ्रू द यूज ऑफ 4 स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेक्निक। इंस्पेक्ट को बताया जिसमें आपके पास क्या आ जाती है, आपने जो है उसकी इंस्पेक्शन आ जाती है, बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम देखना होता है, एंड एक्सपेक्ट करते हो, पैल्पेट करते हो, या स्टेथोस्कोप के साथ आप रख के उसकी साउंड को सुनना शुरू करते हो, तो क्या होता है कि जो बावल साउंड्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपने इसके लिए डॉमन की जो असेसमेंट है उसके लिए यानी कि पैल्पेट करोगे या उंगली से टैप, आपकी बावल साउंड्स हैं वो क्या होंगी, वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एज द लेटर टू कैन अल्टर द बावल साउंड। ठीक है, और फिर वो बावल साउंड जो है वो चेंज हो जाती है। दीज 4 टेक्निक्स वैलिडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट इन द हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, लिहाजा ये जो 4 टेक्निक्स है ये वैलिडेट इंफॉर्मेशन है पेशेंट के लिए हेल्थ हिस्ट्री के अंदर, और दे कैन वेरीफाई ए सस्पेक्टेड फिजिकल डायग्नोसिस। और इससे क्या होता है कि आप जो सस्पेक्ट कर रहे होते हो फिजिकल डायग्नोस का, उसको आपका पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं असेसमेंट की टेक्निक्स। असेसमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स है। इंस्पेक्शन होता है इंस्पेक्ट करना, ठीक है, आंखों से देखना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पेल्पेट मतलब उंगलियों के पोरों से पेल्पेट करके देखना। फिर आ जाता है परकशन मतलब आप उंगलियों से टैप करके परकस करके देखना, परकशन। उसके बाद आ जाती है आपके पास ऑस्कल्टेशन इन अ सेंस कि आप स्टेथोस्कोप यूज करते हुए स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं, और जो डायाफ्राम होता है स्टेथोस्कोप का, उससे आप क्या कर रहे होते हैं, उससे आप ऑस्कल्टेट कर रहे होते हैं। इंस्पेक्शन देखें सबसे पहले डिटेल में, कहते हैं इंस्पेक्शन टैपिंग। यस, इंस्पेक्शन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट यू यूज
थ्रू आउट द एंटायर फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। कहते हैं इंस्पेक्शन एक खास किस्म की टेक्निक है जो कि आप ऑलमोस्ट जब आप स्टार्ट करते हो एग्जामिन करना तब से शुरू करते हो और एंड तक जाती है, ठीक है। यानी कि वो उसमें एंटायर फिजिकल असेसमेंट आ जाती है और वो स्टार्ट होती है पेशेंट के एंटर होने से और आप उसको डिस्चार्ज करने तक जो है वो पेशेंट को इंस्पेक्ट करते रहते हो। इंस्पेक्शन इज द यूज ऑफ द वन सेंस ऑफ विजन एंड स्मेल टू कॉन्शियसली ऑब्जर्व द पेशेंट। इस तरह से आप क्या करते हो कि पेशेंट की सेंस को, विजन को, स्मेल को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। और आप मिसाल के तौर पे कुछ आपके पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट होते हैं तो उनकी जो ब्रीथ होती है, उनकी ब्रीथ में से खास किस्म की कीटोन बॉडीज जो है वो सिक्रीट हो रही होती हैं, ठीक है। तो उनको कीटो ब्रीथ भी कहते हैं। कीटो ब्रीथ जो होती है वो बड़ी स्वीट इन टेस्ट होती है, मतलब आपको मीठी मीठी सी स्मेल आती है। तो आपको समटाइम उनके स्मेल करने से ही पेशेंट आपके पास खड़ा है, लेटा है, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये डायबिटिक कीटोपैथी का पेशेंट है। उसके बाद विजन यूज ऑफ साइट कैन रिवील मैनी फैक्ट्स अबाउट द पेशेंट। इसी तरह से जब आप उसको साइट वाइज उसको इंसाइट कर रहे होते हो तो उससे भी बहुत से फैक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन आ जाती है पेशेंट की, रेस्पिरेटरी स्टेटस आ जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टेटस में 38 ब्रीथ पर मिनट एंड साइनोटिक नेल बेड्स आ जाते हैं। साइनोटिक नेल बेड से मुराद क्या है कि मतलब अगर आपके जो नेल्स हैं पेशेंट के वो ब्लू होना शुरू हो जाए, ब्लू डिस्कलरेशन जो है वो क्या शो करती है क्लास, आप मुझे बताएं। अरूज, सफिया, मारिया, निम्रा और जैनब, आप बताएं कि जो ब्लू डिस्कलरेशन है नेल्स की, व्हाट इट शोज, कि पेशेंट किस किस तरह से रिपोर्ट हो सकता है। शाबाश बताएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और मुझे बताएं कि ब्लू डिस्कलरेशन के साथ पेशेंट किस किस तरह से हो सकता है। हाइपोक्सिया हो सकता है, शाबाश। साइनोसिस हो सकता है, शाबाश। मतलब कि किस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के नेल बेड्स या उसकी स्किन जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है। हाइपोक्सिया, साइनोसिस, रेस्पिरेटरी, शाबाश। मारिया ने बहुत अच्छा आंसर किया, रेस्पिरेटरी। कुरतुलैन भी शाबाश, जेनिफर शाबाश, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन दिस केस द पेशेंट इज टैकेपेनिक। टैकेपेनिक का क्या मतलब है, जब उसकी जो ब्रीथ साउंड है वो हाइपर में चला गया एंड पॉसिबली हाइबॉक्सिक, ठीक है। एंड वुड नीड अ मोर थोरो रेस्पिरेटरी असेसमेंट, और थोरो रेस्पिरेटरी असेसमेंट की उसको जरूरत है। The process of visual inspection necessitates full exposure of the body part being inspected, adequate overhead lighting when necessary, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके बाद कहता है स्मेल द नर्स ऑल्फैक्टरी सेंस प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। द पेशेंट में हैव अ फ्रूटी ब्रीथ, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। अगर उसकी जो ब्रीथ है वो फ्रूटी स्मेल दे रही है तो फ्रूटी स्मेल ब्रीथ में से आना मतलब ये ऑर्डर किसका, ये किस ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हेलो, अच्छा, उसके बाद आ जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो खास किस्म की फ्रूटी ब्रीथ होती है, इस फ्रूटी ब्रीथ का आपके उसमें से आना वो क्या कहलाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है।
उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन में आपके पास डायरेक्ट इंस्पेक्शन आ जाती है और इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन आ जाती है। डायरेक्ट इंस्पेक्शन में आपके पास आ जाता है इन्वॉल्व्स डायरेक्टली लुकिंग एट योर पेशेंट, मतलब आप डायरेक्टली जो पेशेंट को देखते हो वो आ जाता है आपकी डायरेक्ट इंस्पेक्शन के अंदर। और इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन के अंदर आपके पास इक्विपमेंट्स आ जाते हैं टू इनहैंस विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ऑटो या एफ्थेल्मोस्कोप आ जाता है, ठीक है, जो कि बेटर विजुअलाइजेशन ईयर और आई के लिए, ठीक है। ऑफ्थो मतलब होता है आई, ठीक है, और ऑटो होता है ईयर। सो बेटर स्कोप और ऑटोस्कोप, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया भी है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लैब के अंदर भी परफॉर्म करेंगे जाके। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपको नाम बजाहिर थोड़े भी मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह जब लैब्स करवाऊंगी तो लैब्स में आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है पैल्पेशन। कहता है द सेकंड असेसमेंट टेक्निक इज पैल्पेशन। सेकंड जो असेसमेंट टेक्निक है वो पैल्पेशन है, विच इज द एक्ट ऑफ टचिंग ए पेशेंट इन ए थेराप्यूटिक मैनर टू एलिसिट ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जब आपने करना होता है पेशेंट के खास ऑर्गन पे से निकाल के, खास ऑर्गन को जब आपने असेस करना होता है और आप उसको क्या करते हो वाया टू फिंगर्स, दो डोमिनेंट फिंगर्स के थ्रू जो है वो आप करते हो, तो ये पैल्पेशन कहलाती है। Prior to palpating a patient, some basic principle need to be observed, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने पैल्पेशन फिंगर से करनी होती है, ठीक है, और जो फिंगर्स हैं वो भी डोमिनेंट हैंड की करनी होती है और फर्स्ट टू फिंगर्स होती हैं। लिहाजा इसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपने किस वे में उसको उन फिंगर्स को यूज करना है। सो बेसिक प्रिंसिपल्स, नंबर 1, prior to palpating a patient, some basic principle need to be observed. Number 1, you should have start fingernails to avoid hurting the patient as well as yourself। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पैल्पेशन जो होती है हमें नहीं होने चाहिए, अगर फिंगर के हैं उसको कोई जख्म हो सकता है, तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। उसके बाद यू शुड वार्म योर हैंड्स प्रायर टू प्लेसिंग देम ऑन ए पेशेंट। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने हाथों को वार्म करना है, ठीक है। वार्म करने के बाद आपने फिर कोल्ड हैंड के साथ कभी भी आप जिन लोगों का वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है वो प्लीज अपना जो इंटरनेट है उसको नहीं करना, क्योंकि ये उसको हर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है पेशेंट टू कंटिन्यू टू ब्रीथ नॉर्मली थ्रू आउट द पैल्पेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने कंटिन्यू द पैल्पेशन। अगर आपको पेन फील होता है पैल्पेशन में तो आप उसको डिसकंटिन्यू करें पैल्पेशन को फौरी तौर पे। उसके बाद कहता है मोस्ट सिग्निफिकेंटली इन्फॉर्म द पेशेंट वेयर व्हेन एंड हाउ टच विल अकर, ठीक है। उसके बाद जब जहां पे उसको पेन महसूस हो आपने वहीं रोक देना है और उससे पूछना है कि आपको किस जगह पे हो रही है पेन, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी के साथ हो रही है। मतलब आपने उस ऑर्गन को लोकेट कर लेना है और उस ऑर्गन को लोकेट करने के बाद आपने फिर से उसको करना है, ठीक है। You are doing in this way the patient is aware of what आप करना चाह रहे हैं और आपको भी पता चल जाएगा। उसके बाद आदत है surfaces of the hand। Your hands are the tool used to perform the palpation process, ठीक है। अब hands ऐसी मतलब आपके tools हैं कि जिससे आप palpate कर रहे हो। So different sections of the hand are the best used to assessing the certain area of the body। So आप क्या करते हो, certain area of the body को assess करते हो। The dorsum hand is most sensitive to temperature changes in the body। dorsum area कौन सा होता है, dorsum area कहते हैं जो आपका फ्रंट एरिया है हाथ का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए। अक्सर आपने देखा है कि जब हम बुखार भी चेक करते हैं तो हाथ की सीधी साइड से चेक करते हैं, आपकी जो पाम साइड है, पामर साइड है, उससे नहीं करते, डॉर्सम साइड से करते हैं। Thus it is more accurate to place a dorsum of the hand on the patient forehead to assess the बॉडी टेम्परेचर, देन इट इज टू यूज द पामर सरफेस ऑफ द हैंड। और उसके बाद आप क्या करते हो, पामर सरफेस कहते हो। द पामर सरफेस ऑफ द फिंगर्स एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, ठीक है। मतलब आपके ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के अंदर ये जो डिबियां सी बनी हुई है, इन डिबियों के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनको मिल मिला के बोलते हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स। अब ये जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पामर सरफेस के अंदर आ जाते हैं। सो the ball of the hand and the ulnar surface of the hand best discriminate vibration।
ठीक है। इस तरह से वो किसी किस्म की अगर एब्डोमेन के ऊपर या दूसरे ऑर्गन्स में कहीं से वाइब्रेशंस भी आ रही होती हैं तो आपको उस चीज का अंदाजा हो जाता है, सच एज कार्डियक थ्रिल एंड कार्डिक थ्रिल होगी और फ्रीमाइट पढ़ेंगे। कहता है द फिंगर पैड्स आर द पोर्शन ऑफ द हैंड यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन पैल्पेशन। ज्यादातर जो आपके फिंगर के पैड्स हैं, यानी कि ये जो आपकी फर्स्ट बॉक्स है फिंगर का, सारे अगर अपने अपनी उंगलियों के ऊपर देखें तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये फिंगर पैड कहलाता है। सो कहता है फिंगर पैड्स वो पोर्शन है जो कि फ्रीक्वेंटली पैल्पेशन के लिए यूज होते हैं। फिंगर पैड जो है वो यूजफुल होते हैं इन असेसिंग स्किन मॉइस्चर एंड टेक्सचर, स्किन के मॉइस्चर और टेक्सचर को चेक करने के लिए, द प्रेजेंस ऑफ मैसेस, पल्सेशन, एडिमा एंड शेप, साइज, पोजिशन, मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्गन। ठीक है, मतलब आपने उसकी मोबिलिटी को, उसकी कंसिस्टेंसी को देखने के लिए ये देखें। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये आपकी डॉर्सम सरफेस है। मैं यहां से आपको कह रही थी कि ये आपका बहुत सेंसिटिव एरिया होता है बुखार को चेक करने के लिए। सो कहता है डॉर्सम और द करते हो सरफेस टेम्परेचर को चेक करने के लिए डॉर्सम एरिया को यूज करते हो। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है पामर सरफेस, पामर एरिया आ जाता है। पामर सरफेस जो होता है एग्जामिनर उसको, उसकी फिंगर टिप्स को, ये फिंगर पैड्स है and are used mostly used discriminate sensation such as texture, vibration, presence of fluid और size of the consistency of the masses। ठीक है, साइज और कंसिस्टेंसी जो है मैस की उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज कर लेते हो। ये देखें, ये आपकी जो है ये है पामर सरफेस और ये है आपकी डॉर्सम सरफेस। ठीक है, डॉर्सम सरफेस जो है वो आपकी टेम्परेचर को असेस करने के लिए यूज होती है, और जो पामर सरफेस है और उसकी जो फिंगर टिप्स है और फिंगर टिप्स के ये जो आपको पैड्स नजर आ रहे हैं, ये किस लिए यूज होते हैं? सेंसेशन के लिए, उसके टेक्सचर रफ तो नहीं है, फटाफटी जल तो नहीं है, वाइब्रेशन को चेक करने के लिए, किसी किस्म का कोई ऑडिमा की सूरत में फ्लूइड तो नहीं एक्यूमुलेट हुआ, या अगर किसी किस्म की कोई गिल्टी है, मैस है, कोई नोड है, नोड्यूल है, उसको चेक करने के लिए कि किसी किस्म का कोई आउटसाइड पे मैस तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब एक सिमेट्री के साथ जो है वो आपके असेसमेंट के प्रोसीजर होते हैं, उनका एक ऑर्डर होता है। सो कहता है अ गुड रूल ऑफ थंब टू फॉलो when sequencing assessment procedure is to progress from the least intrusive to the most intrusive। यानी कि जब आप लीस्ट इंट्रूसिव से मोस्ट इंट्रूसिव की बात करते हैं तो तब ये आपके पास चीज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, कहता है दैट्स इज असेसमेंट दैट मे कॉज डिस्कम्फर्ट शुड बी परफॉर्म लास्ट। ठीक है, बट व्हेन एवर पॉसिबल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पेशेंट एंजाइटी। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि कोई एरिया जो है वो ज्यादा हर्टिंग है या किसी एरिया में पेशेंट को ज्यादा पेन है, तो आपने क्या करना है कि आपने उस एरिया को सबसे एंड पे असेस करना है। ठीक है, सबसे लास्ट पे असेस करना है, क्योंकि अगर उस एरिया को आप पहले कर लेंगे असेस तो क्या है, पेशेंट के लिए भी वो कंफर्ट नहीं होगा। ठीक है, लिहाजा आपने उसकी फियर को, उसकी एंजाइटी को दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि जो कम पेन वाले एरियाज हैं आप उनको पहले असेस कर लें, और उसके बाद जो आपका टारगेटेड एरिया है उसको आप एंड पे करें, ताकि बाकी की आपकी असेसमेंट हो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोर इंपॉर्टेंट। कहता है पैल्पेशन ऑफ एरिया इन द एब्डोमेन शुड बी परफॉर्म्ड लास्ट। ठीक है, ये सबसे लास्ट पे होता है। इन द पीडियाट्रिक पेशेंट द असेसमेंट ऑफ द ईयर्स एंड थ्रोट इज यूजुअली परफॉर्म्ड लास्ट। ठीक है, अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो ईयर और थ्रोट का जो परफॉर्मेंस होती है वो सबसे लास्ट पे की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े थ्रेट महसूस कर रहे होते हैं, डरे डरे होते हैं, एक तो अननोन फेस होता है, पीडियाट्रिक्स की असेसमेंट थोड़ी क्वाइट डिफिकल्ट होती है, बिकॉज देयर आर द मोस्ट अनकंफर्टेबल फॉर द चाइल्ड एंड मे कॉज क्राइंग। और वो रोना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो सारी की सारी आपकी जो असेसमेंट की जो टेक्निक है, जो आप असेस करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं कर पाते। उसके बाद कहते हैं रिमेंबर टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ए पैल्पेशन। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आपने यूज करनी है जब आपने पैल्पेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद कहता है ग्लव्स मस्ट बी वॉर्न, आपने ग्लव्स पहन के रखने हैं व्हेन एग्जामिनिंग एनी ओपनिंग वूंड। जब आप किसी किस्म की किसी वूंड को देख रहे हैं, स्किन लीजन्स को देख रहे हैं, बॉडी पार्ट को देख रहे हैं, किसी किस्म के डिस्चार्ज को देख रहे हैं,
एज वेल एज इंटरनल बॉडी या किसी इंटरनल बॉडी को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी आपकी स्क्रीशंस होती हैं जो कि क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। अगर आपकी बॉडी को वो लग जाती हैं तो आप भी उनसे इन्फेक्ट हो जाते हो। सो आपने पीपीस को मद्देनजर रखना है, आपने प्रॉपर गाउन पहन के रखना है, प्रॉपर ग्लव्स पहन के रखने हैं, ठीक है। इनको आपने इस किस्म के माउथ और रेक्टम के एरियाज को भी एग्जामिन करने के लिए आपने प्रॉपर ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे आ जाती है आपके पास टाइप्स ऑफ पल्पेशन। कहते हैं देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ पल्पेशन, लाइट पल्पेशन एंड डीप पल्पेशन, ठीक है। लाइट पल्पेशन क्या होती है? लाइट पल्पेशन इज डन मोर फ्रीक्वेंटली देन डीप पल्पेशन। डीप पल्पेशन हम बहुत इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर या व्हेन नीडेड व्हेन करते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट पल्पेशन नॉर्मली पेशेंट आपके पास अगर आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो जो आप पल्पेशन स्टार्ट करते हो वो लाइट पल्पेशन ही होती है, ठीक है। डीप पल्पेशन कहते हैं ऑलवेज हमेशा आपने डीप पल्पेशन से पहले करनी होती है। एज द नेम इम्प्लाइज लाइट पल्पेशन इज सुपरफिशियल, डेलिकेट एंड जेंटल, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो आपकी लाइट पल्पेशन होती है वो क्वाइट सुपरफिशियल होती है, डेलिकेट होती है और जेंटल होती है। लेकिन इन लाइट पल्पेशन के अंदर वो कहते हैं हम फिंगर पैड्स को यूज करते हैं जो आपकी फ्रंट की फिंगर्स होती हैं, ठीक है। on the patient skin surface to of deep depth of approximately 1 सेंटीमीटर, यानी कि आप मरीज की जो स्किन की सरफेस है उसकी सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक आप जो है उसको प्रेस करके चेक कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर से आपने बियॉन्ड नहीं जाना इन लाइट पल्पेशन के अंदर, ठीक है। एंड बिलो द सरफेस यानी कि सरफेस से नीचे नीचे। ये देखें आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, दिस इज दी टेक्निक हाउ टू परफॉर्म अ लाइट पल्पेशन, यानी कि आपने सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक उसको पेनिट्रेट करके देखना है, इससे ज्यादा आपने उसको प्रेशर अप्लाई नहीं करना। कहते हैं लाइट पल्पेशन रिवील्स इंफॉर्मेशन ऑन द स्किन टेक्सचर एंड मॉइस्चर, ओवर्ट लार्ज और सुपरडिंग एंड सुपरफिशियल टेंडरनेस, ठीक है। किसी किस्म का कोई फ्लूइड तो नहीं है, कोई गार्डनिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है, ठीक है। उसके टेक्सचर को देखने के लिए, स्किन को देखने के लिए, इन सारी चीजों को देखने के लिए हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइट पल्पेशन कहता है कीपिंग द फिंगर्स ऑफ योर डोमिनेंट हैंड टुगेदर, प्लेस द फिंगर पैड्स लाइटली ऑन द स्किन ओवर द एरिया दैट इज टू बी पल्पेटेड द हैंड। नंबर 2, डिप्रेस द स्किन 1 सेंटीमीटर इन लाइट जेंटल एंड सर्कुलर मॉइस्चर एरिया, ठीक है। आपने ये देखें, ये मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। ये आपने अपनी ये जो पाम है और ये जो आर्म है इसके एंगल को आपने पैरेलल रखना है। ये आपकी जो फिंगर पैड्स है, इन फिंगर पैड्स को आपने सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाना है, और सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाते हुए आपने क्या करना है, इनको पेल्पेट करना है किसी भी मैस को, एबनॉर्मल को, ठीक है। और सर्कुलर फैशन के अंदर ही आपने घुमाते हुए इसका टेम्परेचर, टेक्सचर स्किन का, उसका जो है वो किसी किस्म की कोई नोड्यूल, कोई चीज, कोई एबनॉर्मेलिटी जो भी आप देख सकें, फ्लूइड देख सकें, कोई टेंडरनेस देख सकें, कोई गार्डिंग देख सकें, इन सब को आपने वन गो में ही आपने सारा असेस कर लेना है। और आपने पेशेंट पे जो प्रेशर अप्लाई करना है वो नियर बाय 1 सेंटीमीटर तक करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है क्लास। तो बाकी लाइट पल्पेशन डिटेल में किस तरह से करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, ठीक है। आप अभी जो है वो मुझे सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस दे दें, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट जो है वो आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का हमारा सेशन है ताकि हम वो स्टार्ट कर सकें। तो आप सारे के सारे अटेंडेंस मुझे दे दें। अटेंडेंस दे दें सारे बच्चे, शाबाश मुझे। तो मुझे अटेंडेंस दे दें क्लास, जिसकी रह गई सो रह गई, फिर मैं नहीं लगाऊंगी।
सारे लोग मुझे दे दें अटेंडेंस। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो आप अपनी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की क्लास में आ जाएं ताकि हम वो स्टार्ट करें।